हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। तो आज का हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 18। बेसिकली इट इज लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स। जितनी भी 12 मासी जो है वेजिटेबल क्रॉप सब्जियां हमें मिलती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप लोग क्लास में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास हमारी थी जितनी भी लीफी और सैलेड वेजिटेबल की क्रॉप्स हम लोग खाते हैं, पत्तेदार और सलाद के लिए जो हम लोग खाते हैं, जिसमें कि हमने चौलाई का पढ़ा, चौलाई अमरंथस के बारे में, मालाबार स्पिनच के बारे में, इंडियन पालक के बारे में, विलायती स्पिनच के बारे में, मेथी दाना मेथी के बारे में पढ़ा, लेट्यूस, सेलेरी, चाइनीज कैबेज हमने पहले पढ़ लिया था, न्यूजीलैंड स्पिनच और पार्सले। कुछ और वेजिटेबल्स जैसे कि करम साग, सोरेल और चकवाल। ठीक है, तो ये सारी जो क्रॉप्स थी ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, पढ़ी थी। एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। अच्छा, इससे पहले आई होप आप सबने वीकली टेस्ट एंड डीपीपी जो है दोनों अटेंड कर लिए, एनालाइज किए कि कहाँ पे हम लोग क्या गलती कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपने दोनों अटेम्प्ट कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग पंकज हिमांशु वर्मा, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसका मुझे आंसर दीजिए। अर्कल, बॉर्नविले, साइलिविया, ये सब किस क्रॉप की वेराइटीज हैं? ठीक है, मैं एबीसीडी दूंगी, उसमें आंसर देना। टमाटो की, काउपी की, नॉर्मल पी की, या क्लस्टर बीन की? हाँ जी, एबीसीडी में आंसर देना, बताइए। गुड मॉर्निंग श्रद्धा चौहान, विकल्प पांडे, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, एबीसीडी में आंसर दीजिए कि अर्कल, बॉर्नविले, साइलिविया, ये सब किस क्रॉप की वेराइटीज हैं? टमाटो, काउपी, पी एंड क्लस्टर बीन। तो एबीसीडी में आंसर देना। बिल्कुल श्रद्धा, रजनीश, यस बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पी, जो है ऑप्शन नंबर सी अगर हम लोग कहें तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है कि ये तीनों जो वेराइटीज हैं ये किसकी हैं? पी की हैं, मटर की वेराइटीज हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज देखते हैं कि हमने आज जो है वो कौन सी क्रॉप्स कवर करनी है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आज जो हमारी रहेंगी पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स। लास्ट ऑलमोस्ट क्रॉप्स है हमारी, इसके बाद हमारा ओलेरीकल्चर जो है वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी 12 मासी सब्जी फसलें, जिसमें कि हम लोग एस्पेरेगस के बारे पढ़ेंगे, ड्रम स्टिक जिसको सुहांजना कहते हैं या सहाजना कहते हैं, ठीक है, हमारे सुहांजना कहते हैं, सुहांजने का अचार डलता है ड्रम स्टिक्स का। चेकुरमेलिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे पढ़ेंगे। ब्रेड फ्रूट, ग्लोब आर्टिचोक क्या है, क्या उसका काम है, क्या हम लोग उसमें खाते हैं, इसके बारे पढ़ेंगे। रूबाब, कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट, जर्सुलेम आर्टिचोक और हॉर्स रेडिश। तो ये हमारी आज की सारी जो है क्रॉप्स रहेंगी पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स में। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्रॉप से। पहले एक बार हम फिर एक बार जो है इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। ये सारी हम आज जो है 9 क्रॉप्स कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 9 नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग अपना ट्यूबर क्रॉप्स जो हमारी एक पेंडिंग थी वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ हमारा कंप्लीट ओलेरीकल्चर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग ये इसके साथ साथ हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। जैसे हमने पोमोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट पढ़े थे कि पोमोलॉजिस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आज के सेशन में हम लोग पेरेनियल वेजिटेबल्स के साथ साथ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ओलेरीकल्चरिस्ट कौन है, या फिर वेजिटेबल साइंस के कौन कौन साइंटिस्ट है मेजर। ठीक है, और एंड पे आपको कुछ और मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगी, वो है कि कुछ जैसे हम कहते हैं लाइकोपिन की फॉर्मेशन किस टेम्परेचर पे होती है टमाटर में, तो ये जो कुछ टेम्परेचर रेगुलेशन होगा मैं इसका आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि एक ही जगह पे आपको टेबल्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और या फिर जो भी किसी क्रॉप को लेके कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हम इस पार्ट में आके फिर से कवर कर देंगे, और प्लस ये तो आज हमने करना ही करना। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन ये तीनों टॉपिक्स को कवर करने में लगेगा। क्लियर? तो चलो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें हम लोग ये सारी सब्जियां पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर हम लोग पेरेनियल वेजिटेबल्स देखें कौन कौन सी मेजर, एस्पेरेगस, रूबाब और आर्टिचोक जो है, ये सारी हम लोग पढ़ेंगे।
अच्छा, यूपी में भी इसको शाहजहां कहते हैं, सोजीना बिहार, मोरिंगा गुजरात। ओके ठीक है जी, ओके पंकज, थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्पेरेगस। अब कई जगह पे इसको शतावारी कुछ ऐसा भी कहते हैं, शतवारी या शातावारी, ठीक है, तो इसको हिंदी में शतवारी कहेंगे। एस्पेरेगस बोटेनिकल नेम इसका क्या है, एस्पेरेगस ऑफिशिनेलिस, लिलिएसी इसकी फैमिली है। इस तरह से ये हमें दिखती है। इसका हम लोग जो ये पार्ट होता है इसको कंज्यूम करते हैं, इसको खाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20 इसका क्रोमोसोम नंबर है। और इसका अगर सेंट्रल ऑफ ओरिजिन भी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो इसको यूरेशिया, कई बार आपसे पूछ सकते हैं यूरेशिया, या फिर कहें तो यूरोप एंड एशिया, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में वो डायरेक्ट हमें यूरेशिया बोल देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो यूरोप और एशिया का इकट्ठा बोल देता है। तो ओरिजिन टेम्परेट यूरोप एंड एशिया रहता है। हर्बेशियस पेरेनियल है, डायोशियस हर्ब है। क्लियर हो गया, डायोशियस का मतलब कि सेपरेट प्रेजेंट। एडिबल पार्ट इसका क्या है, ये जो सॉफ्ट टेंडर जिसके शूट है इनको हम लोग कहते हैं स्पीयर्स। तो ये इसका एडिबल पार्ट जो हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। टेंडर शूट जो है इसके अंदर ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है। तो टेंडर शूट जो है एस्पेरेगस के, उसके अंदर एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सा चमकीला टाइप का जैसे होता है ना, निर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि है एस्पेरेजिन। अब ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए एस्पेरेजिन किसमें प्रेजेंट होता है, क्या इसका काम होता है। तो इसका बेसिक काम होता है, ये एक डायोरेटिक की तरह एक्ट करता है। डायोरेटिक का मतलब होता है कि जो एक ड्रग्स होती हैं, डायोरेटिक ड्रग्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, जो किडनी को प्रेशर देती है कि वो यूरिन बनाए, यूरिन कॉज करे, ठीक है। तो ये किडनी पे इफेक्ट डालती है। किन प्रॉब्लम्स में, कार्डियक ड्रॉप्सी की जो प्रॉब्लम आती है, या फिर क्रॉनिक गाउट। ये देखो, ये एक पर्सन के, एक सेकेंड आपका कमेंट नहीं मुझे दिख रहा, हाँ जी, तो ये देखो ये एक पर्सन के क्रॉनिक गाउट की प्रॉब्लम है। मतलब कि गाउट का मतलब होता है फूल जाना, जैसे इन्फ्लामेशन कहीं हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिससे पेन कॉज होती है। तो ये किसी के पैर में देखे तो यहाँ पे देखो, ये इनके गाउट की प्रॉब्लम है, जो कि यूरिक एसिड का बिल्डअप जब हो जाए तब जाके ये गाउट की प्रॉब्लम उनके पैर में या किसी के नी में हो जाती है। इस तरह से ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, फूलन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये एस्पेरेजिन है इसको हम लोग कहते हैं डायूरेटिक, मतलब कि डायूरेटिक पर्पस के लिए, ताकि किडनी में प्रेशर बने और वो यूरिन को कॉज करे। इन कार्डिक ड्रॉप्सी और क्रॉनिक गाउट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। जब बारी बारी जो है इन्फ्लेमेशन हो तो हम कहते हैं कि क्रॉनिक गाउट की उसको प्रॉब्लम हो रही है। गार्डन एस्पेरेगस जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो एस्पेरेगस ऑफिशिनेलिस वैरायटी एल्टेलिस, ठीक है। तो ये इसकी जो गार्डन एस्पेरेगस है वो इस स्पीसीज से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, फ्लावर कलर देखिए तो इसका व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, व्हाइटिश ग्रीन कलर का इसका फ्लावर है। इसकी प्रोपिगेशन हम लोग सीड से कर सकते हैं अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। एसेक्सुअली करना है तो क्राउन से इसकी जो है वो प्रोपिगेशन, मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं इस तरह क्राउन से। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी इसमें भी ऑब्जर्व होती है। सीड रेट इसका 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर का रहता है। और इसमें व्हाइट और ग्रीन वेराइटीज, मैंने आगे पिक्चर लगाई ये दी कि इसमें व्हाइट वेराइटीज भी होती है, ये ग्रीन वेराइटीज भी होती हैं, और इस तरह से इसकी व्हाइट एस्पेरेगस की वेराइटीज भी होती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दोनों वेराइटीज को हम लोग आगे प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसको मतलब हम लोग प्रोसेस करके आगे स्टोर करने के लिए लंबे टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं कि उससे कुछ वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लांच स्पीयर्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर कैनिंग। ब्लांचिंग का यहाँ पे मतलब वही हो गया कि पहले उसको गर्म पानी में डाल के देन उसको फटाफट से कुछ टाइम के लिए वो कोल्ड बाथ देना, कोल्ड बाथ दे देना। पहले उसको हल्का सा बॉईल किया, मतलब कि गर्म पानी टाइप दिया उसको, देन हमने उसको जल्दी से पानी, ठंडे पानी में डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैनिंग के लिए यूज करते हैं। कैनिंग इज प्रैक्टिस टू ब्लांच द यंग स्पीयर्स एंड गेट व्हाइट एस्पेरेगस फॉर कैनिंग। तो बेसिकली हम लोग इसमें से जो व्हाइट एस्पेरेगस होता है उसको ज्यादातर कैनिंग के लिए यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि ये अनब्लांच्ड है और यहाँ पे इसकी ब्लांचिंग कर दी हमने। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्रीन स्पीयर्स है उसको ज्यादा न्यूट्रिटिव माना जाता है, कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट है एज कंपेयर टू द व्हाइट स्पीयर्स से, ठीक है, व्हाइट एस्पेरेगस से। तो ग्रीन एस्पेरेगस को हम लोग फ्रेश मार्केट में ज्यादा वो पॉपुलर है, उसको ज्यादा यूज करते हैं ग्रीन वाले को, क्योंकि ग्रीन इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। हमें लगता है ग्रीन कलर जो है ना वो एस्पेरेगस का ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू व्हाइट। व्हाइट तो दिखने में भी अजीब सा लग रहा है ना, तो इसीलिए
फ्रेश मार्केट में जाना होता है तब भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग कैनिंग स्टोरेज पर्पस के लिए ज्यादा यूज करते हैं। एंड प्रोड्यूस मेनली फॉर फ्रेश मार्केट, वही बात। अच्छा ये मैंने इसकी प्रॉब्लम बता दी कि मेजरली क्या आती है। तो फ्यूजेरियम स्टेम, क्राउन रोट या रूट रोट की प्रॉब्लम आती है, जो बेसिकली फ्यूजेरियम जो फंगस है, सॉयल बॉर्न फ्यूजेरियम जो है वही कॉज करती है, और ये सबसे ज्यादा इसकी डिवास्टिंग जो है वो प्रॉब्लम है, सीरियस डिजीज है। ठीक है, तो फ्यूजेरियम स्टेम, क्राउन या फिर रूट रोट की इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है एस्पेरेगस में। कुछ वेराइटीज जो कि IARI ने रिकमेंड की है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है परफेक्शन। कुछ और वेराइटीज देखते हैं। परफेक्शन, बुक स्पेशल, मार्था विशिंगटन, मैरी विशिंगटन, दोनों में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट इज मैरी एंड सेकंड इज मार्था विशिंगटन। न्यू जर्सी इम्प्रूव्ड एंड जर्सी क्वीन। तो ये कुछ एस्पेरेगस की जो है सारी वेराइटीज हैं जो हमें याद करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रम स्टिक। पहले भी बताया, कई जगह भी इसको ढोल की छड़ी कह देते हैं, ढोल की छड़ी, या फिर मैं आपका जवाब देती हूँ अक्षय, एक सेकेंड। हाँ, इसको या तो स्वांजना का अचार, स्वांजना कह देते हैं, या फिर इसको ढोल की छड़ी, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोरिंगा। मोरिंगा कहेंगे, हॉर्स रेडिश ट्री कह देते हैं इसको, रेडिश ट्री, वेस्ट इंडियन बी। तो इस तरह से इसके अलग अलग जो है वो इसके नेम है। बोटेनिकल नेम देखें तो मोरिंगा ओलिफेरिया मोरिंगेसी इसकी फैमिली रहेगी, और 28 इसका क्रोमोसोम नंबर है। कुछ इस तरह से ये दिखते हैं इसके फ्लीव्स, और ये इसके जो है स्टिक्स, जो हम लोग यूजुअली खाते हैं अचार पर्पस के लिए, पिकल पर्पस के लिए इसी को यूज किया जाता है। ठीक है, वही लिखा है मल्टीपर्पस ये ट्री है, इसको ऑलमोस्ट हर पार्ट को हम लोग किसी ना किसी कंजम्पशन पर्पस के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं। डेसिडियस है और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। मेन एडिबल पार्ट इसका क्या है, जो इसके ये इमेच्योर फ्रूट्स और लीव्स को हम लोग यूज करते हैं, इसके पत्तों को भी और इसके ये स्टिक्स को भी हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सीड कंटेनिंग ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन सा ऑयल होता है, बीन ऑयल या मोरिंगा ऑयल, या फिर कई जगह पे आपको बुक्स में बेन ऑयल इस तरह भी दिखता है। ठीक है, बेन ऑयल ही होगा ये बेन ऑयल होता है इसमें। ठीक है, तो ये ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है इसके बीज में, और इसमें अगर हम लोग ऑयल की परसेंटेज देखते हैं तो कम से कम 38 से 40, मतलब कि 38 to 40% तक इसके सीड्स के अंदर जो है वो ऑयल परसेंटेज प्रेजेंट होती है। अच्छा, आपके घर में रोज सब्जी बनती है, ठीक है अक्षय, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑयल परसेंटेज सीड्स में कितना है, और इसका हम लोग कौन सा पार्ट खा रहे हैं, बोटेनिकल नेम क्या है, मोरिंगेसी फैमिली है, और 28 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मानते हैं इसका ओरिजिन है। कुछ और चीजें कि जो इसका ऑयल केक है, ये इसका ऑयल केक है जो कि हमने ड्रम स्टिक से बनाया, उसको हम लोग एज अ ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं वाटर प्योरीफाइंग के लिए, क्योंकि ये एक बायोकोगुलेंट या कहें तो कोएगुलेंट की तरह काम करता है। कोएगुलेंट क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स जैसे घूम रहे होते हैं ना, उनको अपने साथ चिपका लेगा। जितने भी फ्री पार्टिकल्स वहां पे घूम रहे होंगे सस्पेंडेड पानी में, ये पानी है, तो जितने भी इसमें पार्टिकल ऐसे इस तरह से घूम रहे होंगे, तो एज ए कोएगुलेंट का काम क्या होता है कि वो अपने साथ चिपका लेते हैं ऐसे जितने भी पार्टिकल्स पानी में घूम रहे होते हैं। अब जब वो पार्टिकल्स एक कोएगुलेंट के साथ आके चिपक जाएंगे, इसका मतलब कि हम उसकी रिमूवल के साथ साथ जितने भी हमारे अंदर उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट है पानी में, उसकी भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रमस्टिक ऑयल केक को हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल्स की तरह हम इसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कोएगुलेंट होता है, उस तरह ये काम करता है। ठीक है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, और क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो कौन करवाता है, हनी बीज बीइंग द मेजर पॉलिनेटर, क्योंकि ये किस तरह से है, हिट्रोमॉर्फिज्म है, एंड इज एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस में कौन सा है, ये हनी बीज के साथ है। ठीक है, जो इसकी मेन पॉलिनेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हिट्रोमॉर्फिज्म, मतलब कि डिफरेंट फ्लावर्स का प्रेजेंट होना एक ही प्लांट पे, तो इसको हम लोग हिट्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स का प्लांट पे प्रेजेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लावर का कलर। तो इसका जो फ्लावर का कलर है वो व्हाइट या फिर क्रीमी व्हाइट का इसका कलर होता है। कटिंग्स जो है हम इसके लेते हैं, जिसको हम लोग लिम्ब कटिंग्स भी कह देते हैं, उस तरह से हम इसकी प्रोपिगेशन आगे करते हैं। तो पेरेनियल टाइप जो है वो ड्रमस्टिक की जो पेरेनियल है, और एक आएगी जो एनुअल है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर करना है कि अगर तो हम लोग एनुअली उसको लगा रहे हैं, वो हम लोग बीज से लगाएंगे। अगर हमें उसकी पेरेनियल क्रॉप लेनी है तो वहां हम लोग उसकी कटिंग्स लेते हैं, इसको हम लोग लिम्ब कटिंग कह देते हैं, कि वो हम लोग इसकी
यूज करते हैं ड्रम स्टिक की। और एक वेराइटी जो इसकी है वो है विलाय पत्ती, ये इसकी वेराइटी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ वेराइटीज जिसमें कि हमारे पास आती है पहली हाँ जी क्या पूछ रहे हो आपको? एस्पेरेगस एक अलग क्रॉप है जिसके हम लोग बेसिकली ग्रीन लीव्स इस तरह के लिए यूज करते हैं। ड्रम स्टिक का हम लोग जैसे मेनली पिकल बनाते हैं, इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। दोनों के पर्पस तो डिफरेंट है, दोनों का प्लांट भी डिफरेंट है इसमें। तो आपको यहाँ पे किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है ओम प्रकाश? पूछ लीजिए क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, तो वेराइटीज की बात करें, जफना PKM1 जो कि एनुअल टाइप है इसकी मोरिंगा की वेराइटी, PKM2 जो कि MP31 इंटू 28 का क्रॉस है, KM1 कुडुमलाई 1। ठीक है, और कौन सी है? विलायपति मुरंगाई जो कि एक्सपोर्ट पर्पस की वेराइटी है, चेमुरंगाई, कट्टू मुरगाई, कोडिकलाई मुरगाई। तो ये कुछ इसकी और वेराइटीज है। नेक्स्ट आती है मूलमूर मुरंगाई, पलुंगाई, और ये सब जो है इसकी वैरायटी है पलामिडू मुरंगई। तो ये सारी मुरंगई 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 का मतलब कि मोरिंगा की बात करें, मोरिंगा मतलब कि ड्रम स्टिक की बात करें, तो ये सारी ही ड्रम स्टिक की कुछ वेराइटीज है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ कुछ पर्पस के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी हम लोग यूज करते हैं। तो पहली हमारे पास आती है PKM1 जो कि ड्रम स्टिक की वैरायटी है। प्रोपिगेशन इसकी हम लोग सीड्स के साथ करते हैं, एनुअल टाइप है ये। PKM2 जिसकी अगेन सीड्स के साथ करते हैं, एनुअल टाइप है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, इसको हम लोग किचन गार्डनिंग के लिए सजेस्ट करते हैं कि PKM2 की वैरायटी आप लगा सकते हो। तीसरा आता है कोंकण रुचिरा जो कि बेस्ट क्वालिटी है, वो वाली वैरायटी है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं 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 सेम नहीं है ओम प्रकाश। एस्पेरेगस इज अ डिफरेंट क्रॉप और जो ड्रम स्टिक है वो अलग क्रॉप है। ठीक है अक्षय, मैं आपका NSE का जो है उसका आंसर बाद में दूंगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी ड्रम स्टिक को लेके। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप जो कि है चेकुरमेंस, क्योंकि बीच में इसका एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था कि बताइए मल्टीपर्पज मल्टीविटामिन वैरायटी कौन सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने क्रॉप को इंक्लूड रखा है। क्योंकि देखो ये है एक माइनर क्रॉप है ना, चेकुरमेंस इतना पेरिनियल वेजिटेबल क्रॉप है ये, पर इसका जो क्वेश्चन वो एक ही क्वेश्चन था कि बताइए मल्टीविटामिन वैरायटी कौन सी है। मल्टीविटामिन वैरायटी नहीं, क्रॉप कौन सी है, यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिला, इसीलिए ये क्रॉप मैंने जो इसकी स्लाइड है वो एक दो रखी है। तो ये है हमारा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पैक्ड वैरायटी कौन सी है। ठीक है, जिसमें एक ही क्रॉप में बहुत सारे जो हमें मिनरल्स वो मिलते हैं, तो वो कौन सी है? चेकुरमेनिस लीफी वेजिटेबल है। सोरोप्सिस इसकी एंड्रोगाइनस, या फिर अब कहीं जगह पे जाके फाइलेंथस एनागाइनस जो है एंड्रोगाइनस वो भी मेंशन होते हैं, इसलिए दोनों बोटेनिकल नेम मैंने लिख दिए हैं, सोरोप्सिस एंड्रोगाइनस भी या फिर फाइलेंथस एंड्रोगाइनस, ये दोनों ही इसके ही बोटेनिकल नेम है। यूफॉर्बिएसी इसकी फैमिली है और ओरिजिन इसका इंडो बर्मा ओरिजिन माना जाता है। किस तरह से है? स्मॉल श्रबी वेजिटेबल क्रॉप है ये। क्या हम इसमें खाते हैं? तो इसके जो पत्ते होते हैं उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, 6.8 से लेकर 7.5 तक कह देते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन। मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए और सी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें कौन सा पार्ट खाते हैं? वो है इसके पत्ते, या फिर जो इसके टेंडर शूट्स हैं ये हम लोग खाते हैं। बहुत ज्यादा जो रिच है विटामिन से, मल्टी मिनरल है, और एज अ लीफी वेजिटेबल या फिर सैलेड पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोटोगाइनी फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, इसमें वो प्रोटोगाइनी पाई जाती है, और एंटोमोफिलस विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स जो है ये बर्ड्स वगैरह से ये होता है, इंसेक्ट से, सॉरी बेसिकली बोले तो इंसेक्ट से इसकी पॉलिनेशन होती है। ठीक है, एंटोमोफिलस। और प्रोपिगेशन बाय हर्बेशियस, इसकी ये जो कटिंग्स है इसे हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से इसकी कटिंग्स वगैरह लेके इसको आगे प्रोपिगेशन के लिए यूज किया जाता है। एडिबल पार्ट इसके लीव्स होते हैं या फिर इसकी जो शूट्स वगैरह होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चेकुरमेनिस के। और बहुत ज्यादा मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो था मल्टीविटामिन। बताइए कौन सी क्रॉप है? मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पैक्ड
ए की वेजिटेबल जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट है और विटामिन भी, तो इस तरह से वो कौन सी क्रॉप है, चेकुरमेनिस। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रेड फ्रूट। ये इसका बोटेनिकल नेम, इस तरह से इसकी अपीयरेंस है ब्रेड फ्रूट की, और ये इसकी प्रोपिगेशन मेथड हम लोग इसमें कर रहे हैं, एयर लेयरिंग फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम लोग रूट कटिंग्स जो है वो ले सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सक्कर्स यूज कर सकते हैं। ब्रेड फ्रूट बोटेनिकल नेम है इसका आर्टोकार्पस एल्टिलिस, मोरेसी इसकी फैमिली है, ठीक है, मोरेसी फैमिली है, और इसका 56 जो है वो क्रोमोसोम नंबर है। यहाँ पे एक जो डाउट सब बच्चों को आता है वो आता है, कटहल जैक फ्रूट अलग है, डोंट मिक्स इट विद ब्रेड फ्रूट, ब्रेड फ्रूट के साथ मिक्स मत करना, ब्रेड फ्रूट अलग चीज है। ब्रेड फ्रूट जो आप देख रहे हो वो है, और जो हम लोग कटहल कहते हैं वो जैक फ्रूट में आता है। कैसे डलेगा, कटहल, ठीक है। दोनों का कॉमन फीचर क्या है कि दोनों की फैमिली सेम है, बस दोनों की फैमिली मोरेसी फैमिली है। बाकी क्या डिफरेंस है कि कटहल में हम लोग देखते थे, हमने एक वर्ड वहां पे पढ़ा था, अगर आप लोगों को पता है कि कटहल को हम एक वहां पे था करेक्टर की, एक कॉलीफ्लोरस होता है, जिसका मतलब कि जिसका फ्रूट होता है वो डायरेक्ट ट्रंक से ही, जैसे अगर ये मैं ट्रंक मान रही हूँ, ये एक पेड़ है, ये ट्रंक है उसका, तो यहीं से उसके जो फ्रूट्स थे वो निकले हुए थे कटहल के। जो इसका है ब्रेड फ्रूट, इसका ऐसा नहीं होता, इसका जो प्रॉपर ब्रांच होती है उसके स्टेम से ही जो होता है ऐसे करके वो फ्रूट निकला होता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होता कि ब्रेड फ्रूट और जैक फ्रूट को, इसीलिए हमें एक नहीं मानना, एक एक पॉइंट पढ़ते हुए समझ आएगा। बोटेनिकल नेम देखें तो आर्टोकार्पस एल्टेरिस मोरेसी फैमिली, 56 क्रोमोसोम नंबर, और रीजन इसका मलेशिया। ब्रेड फ्रूट जो है वो मलेशियस है, मतलब कि एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट है। सीड्स कैसे हैं, रिकैल्सिट्रेंट है, मतलब रिकैल्सिट्रेंट का मतलब कि लॉन्ग टाइम तक हम इसकी स्टोरेज नहीं करते, लॉन्ग टाइम स्टोरेज इसकी पॉसिबल नहीं है, कि ज्यादा देर तक ये जो है मॉइस्चर वो होल्ड करके नहीं रह सकता। सीडलेसनेस इसमें पाई जाती है, इसमें भी बीज नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी होती है। देखो अब जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह की पार्थिनोकार्पी है, किसमें प्रेजेंट होती है, तो आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होती थी। मैं एक बार ही बता देती हूँ। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब कि विदाउट उसके बनेंगे हमारा जो फ्रूट होगा। स्टिमुलेटिव का मतलब कि हम ऐसा जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक एक्शन दे रहे हैं कि भाई बाहर से पॉलिनेशन हो रही है, ताकि प्लांट को ऐसा लगे कि भाई मेरे को अब तो पॉलिनेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है जो पॉलिनेशन कर रहा है। तो वो होता था स्टिमुलेटिव, स्टिमुलेशन देना, एक हिंट देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे होती है, सीडलेसनेस होती है ड्यू टू स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। और कैसे हम लोग इसकी प्रोपिगेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऊपर पिक्चर देख लीजिए, रूट कटिंग्स ले देखते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर रूट सक्कर्स को हम इसमें यूज करते हैं। दीज आर सक्कर्स, इन रूट सक्कर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो इन रूट सक्कर्स को यूज कर सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर कटिंग्स ले सकते हैं। वेराइटी इसकी कौन सी है, येलो हर्ट। हाँ, दोनों अपीयरेंस में सेम होते हैं, बाहर से दोनों की अपीयरेंस थोड़ी सेम लगती है। मेजर जो डिफरेंस वो यही आता है कि ये कॉलीफ्लोरस, इसके जो प्लांट से ट्रंक से ही ऐसे लटक रहे होंगे सारे फ्रूट्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रॉपर ब्रांच से वहां से निकलते हैं। बाकी दोनों की फैमिली सेम है, मोरेसी फैमिली है, ठीक है। तो ये इसके जो है अबाउट ब्रेड फ्रूट, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है हमने वो पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप आती है वो है ग्लोब आर्टिचोक। बेसिकली ये हमारी कोई मेजर क्रॉप जो है वो इंडिया की नहीं है, इसीलिए हमने ज्यादा इसके नाम नहीं सुने होते। ये क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो होती है वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है। ऑल ओवर अगर हम लोग बात करते तो इतनी ज्यादा ये पॉपुलर नहीं होती, ठीक है। ग्लोब आर्टिचोक जो है वो कुछ इस तरह से इसका प्लांट होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इसका बोटेनिक, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, 5th पॉइंट तक कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ग्लोब आर्टिचोक जिसका बोटेनिकल नेम है साइनारा स्क्लोमायर्स, फैमिली इसकी एस्टरेसी, 34 क्रोमोसोम नंबर, और इसका ओरिजिन क्या माना जाता है, जो मेडिटेरियन रीजन है वो इसका ओरिजिन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, किस तरह से है, हर्बेशियस है, पेरेनियल हर्ब है, कल्टिवेटेड एज एनुअल क्रॉप। इसको हम लोग एज एनुअल खाने के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसको एज एनुअल क्रॉप की तरह यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए ग्लोब आर्टिचोक का तो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इसका टेम्परेचर रहता है। आर्टिकॉरस ये कहते हैं थिसल लाइक प्लांट। ये देखो ये ऊपर प्लांट है, ये थिसल है, मतलब कि जिसमें ऐसे प्रिकल्स या फिर कहीं तो स्पाइन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं बाहर आउटर लेयर पे, जैसे तीखे तीखे जो होते हैं स्पाइन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थिसल लाइक प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये है थिसल का प्लांट, ये कोई ग्लोब आर्टिचोक का प्लांट नहीं है, ये थिसल का प्लांट है। इसमें ये दिखाया गया था कि क्यों इसको हम लोग थिसल लाइक प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये थिसल है, जैसे बाहर प्रिकल्स प्रेजेंट हो या फिर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं तीखे तीखे, तो इस तरह से इसके भी विजिबल होते हैं। एडिबल पार्ट हम इसमें क्या खाते हैं, जो इसका ये हेड पोर्शन है या कहे तो बड पोर्शन, जिसको कि हम लोग कैपिटुलम कहते हैं, तो ये इसका होता है एडिबल पार्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। फ्लावर हेड्स आर यूजफुल इन डाइटरी ऑफ डायबिटिक्स वगैरह पेशेंट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। प्रोजिनेटर हमारे लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रोजिनेटर ग्लोब आर्टिचोक का क्या है, साइनारा कार्डकुलस, जिसको कि कार्डून के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका प्रोजिनेटर है। पॉलिनेशन क्रॉस है तो कौन कराता है, इंसेक्ट्स जो इसमें पॉलिनेशन करवाते हैं। और कमर्शियली प्रोपिगेशन सक्कर्स के साथ करवा दो और ऑफ शूट्स के साथ करा दो, या फिर ओल्ड क्राउन से हम लोग उसकी डिवीजन कट करके उसके आगे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोपिगेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू ग्लोब आर्टिचोक, कैसा दिखता है, क्या खाते हैं उसमें, किस तरह से उसकी पॉलिनेशन होती है और कौन करवाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट जो थे, बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, सारे इसमें कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूबाब। अब ये भी कोई खास हम लोग इंडिया में इतना ज्यादा जो है ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो ऐसा हम नहीं सुनते हैं ना, रूबाब की क्रॉप खा रहे हैं या फिर पेरेनियल क्रॉप हम लोग ले रहे हैं। ये पर्टिकुलर किसी एरिया में जो है वो, हाँ बिल्कुल कभी खाया नहीं ना, तो ये ऐसे ही है। ये है कि अब इसकी कल्टीवेशन पे जो है फोकस वो चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की एक चेकुरमेनिस की, इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बढ़िया, जिसमें आपको एक ही क्रॉप में मल्टी मिनरल हमने पढ़ लिया, मल्टी विटामिन क्रॉप है, तो अब इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करेंगे तभी हम लोग इसकी रिसर्च वगैरह आगे फोकस करेंगे ना, कि हाँ भाई अब इस पर रिसर्च करो, इंडिया में कौन सी पॉपुलेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह की इसकी वैरायटी जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, इसीलिए अब हमारे लिए पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये। ठीक है, रूबाब की बात करें तो बोटेनिकल नेम है इसका र्यूयम रेप्टोकिनम, फैमिली इसकी पॉलीगोनेसी, और क्रोमोसोम नंबर है इसका 44 क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन इसका साइबेरिया। ये इस तरह की कुछ क्रॉप है, ऊपर इसके लीव्स होते हैं, नीचे इसकी जो है जिसको पीटीओल कह दो, डंडा कह दो, वो इसके हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, स्टिक्स कहते हैं उसको, यूज करते हैं। इकोनॉमिक पार्ट इसका वही बात आ गई, इसके थिक जो लीव स्टॉक्स या फिर पीटीओल को हम लोग यूज करते हैं। प्रोडक्शन जो है रूबाब स्टॉक की, अगर हम लोग इसकी जो प्रोडक्शन है वो हम लोग विंटर्स में करवा रहे हैं, अब एक पर्सन एक जो वेजिटेबल है वो समर वेजिटेबल है, हम उसको विंटर में जान के लगा रहे हैं कि भाई हमें चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, वेजिटेबल फोर्सिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग फोर्सिंग कर रहे हैं रूबाब की, कि जो इसका टाइम पीरियड नहीं है कल्टीवेशन करने का, हम उस टाइम भी इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इसके स्टॉक्स को लगाना विंटर के टाइम में, दैट इज फोर्सिंग ऑफ रूबाब। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो पैनिकल होती है, व्हाइटिश से कलर के इसके फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पैनिकल इसके इन्फ्लोरेसेंस है, व्हाइट फ्लावर, और किस तरह से है, प्रोटेंड्रस, मतलब कि मेल पार्ट इसमें जो है वो पहले मैच्योर होगा। वेराइटीज विक्टोरिया एंड लीनियस इसकी वेराइटी है। कुछ नई वेराइटीज पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। तो न्यू वेराइटीज में जिनकी रेड स्टोक होगी वो है चेरी रेड, मैकडोनाल्ड, रूबी वैलेंटाइन, सनराइज, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसकी कुछ रेड स्टॉक जो है वो वाली वेराइटीज है। एक इसकी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आती है देखने को मिलती है कि जो रूबाब है वो रूट नॉट निमाटोड से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, कि उसका अटैक का डर बहुत ज्यादा इस पे रहता है। किससे, रूट नॉट निमाटोड से, मिलाइडोगाइनस स्पीसीज से। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रूबाब को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास कड़ी लीफ। कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, यहां तक हम लोग वेट कर लेते हैं, पहले आप पूछ लो कोई डाउट है तो। बिल्कुल, इट इज अक्षय, यस। हाँ जी, कोई और डाउट है तो पूछ लो।
हो गए क्लियर डाउट? कड़ी पत्ता, कड़ी लीफ बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये क्रॉप है, बहुत लोग इसको खाते हैं और बहुत अच्छी भी है, न्यूट्रिशियस बहुत ज्यादा है, इसके पत्ते को कंज्यूम करते हैं। देखते हैं कड़ी पत्ता, कड़ी लीफ। मुराया कॉइनगी बहुत इंपॉर्टेंट बोटेनिकल नेम याद रखना है। रटेसी फैमिली है, 18 क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन इसका इंडिया। 4 क्वेश्चंस पहली लाइन में कवर है। पेरेनियल एरोमेटिक ट्री है, कम स्पाइस क्रॉप, क्योंकि हम इसको एज अ स्पाइस मसालों की तरह भी यूज करते हैं, या फिर एरोमेटिक सुगंध, हम लोग इसको क्यों डालते हैं सब्जियों में, ताकि एक बढ़िया सा वो स्मेल आएगी, मतलब अरोमा जनरेट करने के लिए, फ्रेग्रेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। और एज अ स्पाइस क्रॉप है इंडिया की। बैकयार्ड ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में तो हर बैकयार्ड पे, इवन अब साउथ के नॉर्थ इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है, क्योंकि ये हर सब्जी में डाल के बड़ा अच्छा ही टेस्ट एक जनरेट करती है। तो ये बैकयार्ड क्रॉप बेसिकली फॉर साउथ इंडिया माना जाता है। एक वॉलेटाइल ऑयल जो होता है, क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाइड, क्वेश्चन आएगा लीव्स में से बताइए कौन सा है, सीड्स में से, जिसके फ्लावर्स हैं वहां से कौन सा है, ठीक है। तो लीव्स में बात करते हैं तो कैज़ेगिन जो है एक ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल जनरेट होता है, और फ्लावर्स में से मुराइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए कुछ रिलेटेड स्पीसीज इसकी कौन सी है, तो मुराया एक्सोटिका, जिसको कि हम लोग एरोमा पर्पस पे, एरोमा पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल श्रब, ओरिजिन इसका इंडिया है, ठीक है। फ्लावर्स जो है इसके किस तरह से होते हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं जिसको कि हम लोग कॉरिम्बॉस कहते हैं। तो टर्मिनल देख लो, टर्मिनल पोर्शन में बिल्कुल अगर ये प्लांट इस तरह से, तो यहाँ पे आके जो है ये फ्लावर इसका हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज कॉरिम्बोस, ठीक है, टर्मिनल कॉरिम्बोस। पॉलीएम्ब्रॉयनी नेचर है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हमें देखने को मिलती है कि खुद इसमें जो है वो पॉलिनेशन हो जाती है, और इसके हम लोग सीड से इसकी प्रोपेगेशन करते हैं, ये इसकी सीड्स में, तो इससे इसकी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, प्रोपेगेशन होती है। अच्छा आपके घर पे लगा हुआ है, वही ऑलमोस्ट सबके घर पे जो है ये वाला प्लांट, तो अब क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला हमारा प्लांट है, ठीक है। तो अब बताना कि इसके लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, इसके फ्लावर्स में कौन सा एक वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है अक्षय। बोटेनिकल नेम बोलते रहना, उस प्लांट को देखे, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन सब बोल देना, ये सारी स्लाइड अपने प्लांट के आगे बोल देना बस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज और कौन कौन सी है। तो पहले DVD1 सुवासिनी जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी सुवासिनी, DVD2 और सैनकुम्बी। DVD1 देखें तो उसमें ऑयल 5.22% प्रेजेंट है, सेंसिटिव है लो टेम्परेचर के। DVD2 जो कि 8 टाइम हायर इन ग्रोथ ऑफ शूट की बात करते हैं, जो हमारे लिए एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं बनेगा पॉइंट, ठीक है। सेनकम्बू की बात करें तो रेड पीटियोल टाइप है, पॉपुलर वैरायटी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर जो है ये वैरायटी है, ठीक है, TN में। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं जर्सुलम आर्टिचोक, इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है आर्टिचोक। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, हेरियंथस ट्यूबरोसस, एस्टेरेसी फैमिली। 102 इसका क्रोमोसोम नंबर है, और रीजन इसका नॉर्थ अमेरिका। तो देख सकते हो ये लोग यहाँ की हमारी वेराइटीज भी नहीं है, बट क्योंकि कुछ कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है तो वहां से हमें ये इसके लिए पढ़ना जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ट्यूबर में क्या हम लोग पहली बात खाते हैं, क्या इसके ट्यूबर खाते हैं, और इसके ट्यूबर में क्या प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग एज एन इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए ये बनती थी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। बिल्कुल ये एक बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा अक्षय, ये बहुत एक बढ़िया तरीका है। जैसे अक्सर हमें हमारे टीचर्स कहते थे कि अगर आपको कुछ याद करना हो ना, तो अपने दोस्तों के नंबर उस नाम से सेव कर दो, जब कॉल आएगा तो आपको वो एक बार आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे मैंने किसी पर्सन का नाम सेव कर दिया मुराया कॉइनगी, ठीक है, मुझे कॉल आ रहा है, तो उसके बाद मेरे को जो उसके साथ उसके जो 10 करेक्टर्स होंगे ना वो साथ में याद हो जाएंगे कि हाँ इसके साथ एक रटेसी फैमिली थी, 18 क्रोमोसोम नंबर था, ओरिजिन इसका इंडिया था, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक बढ़िया तरीका है, ऐसे याद रखना, उसको बोल बोल के याद करते रहना। चलो तो ये हो गया जर्सुलम आर्टिचोक। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है हॉर्स रेडिश, कुछ इस तरह से ये दिखती है हॉर्स रेडिश, इस तरह से इसकी मल्टीप्लीकेशन की जाती है। तो हॉर्स रेडिश जिसको कि आर्मोल्स्का रस्टिकियाना इसका बोटेनिकल नेम है, पेरेनियल क्रॉप है। एडिबल पार्ट इसके हम लोग क्या खाते हैं, जो रूट है ये इसकी हमारी एडिबल पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। प्रोपेगेशन इसकी क्राउन से करते हैं, इसके क्राउन पोर्शन है जिसको यूज किया जाता है, और इसमें ये जो तीखापन होता है वो होता है ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आइसोथायोसाइनेट्स जो इस कारण इसमें तीखापन होता है पंजेंसी होती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक हो गया पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स।
इस तरह से दिखता है। प्रोपगेशन इसकी कैसे होती है, क्या कंज्यूम करें हम लोग इसका, और किस तरह की क्रॉप है कि ये पेरेनियल क्रॉप है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू हो जाएगा। कहें तो लास्ट पार्ट है ओलेरीकल्चर का, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल साइंटिस्ट, कहें तो ओलेरीकल्चरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अगर हमें किसी भी क्रॉप का इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स हम लोग क्रॉप के कवर करेंगे। मेजरली हम लोग देखेंगे अगर कोई साइंटिस्ट है उसके बारे में पढ़ ले। चलो बता दो कोई डाउट है तो। कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम तो वो सारे कवर करते हुए चलते हैं इसमें। तो पहला हमारे पास आता है वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर कहां पर है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ताइवान में 1971 में जो थी आई थी। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सोलिनेशियस वेजिटेबल, जो हमने एग्रीकल्चर में सबसे पहला पार्ट अगर क्रॉप्स का शुरू किया था तो वो हमारी थी सोलिनेशियस, जिसमें हमने 4 क्रॉप्स पढ़ी थी और एक मालवेसी फैमिली की क्रॉप पढ़ी थी, दैट वाज ओकरा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर था एग्रीकल्चर में। तो सोलिनेशियस में ही देखते हैं, एक पॉइंट आ सकता है कि बीटी ब्रिंजल जो है नहीं है। ठीक है, बीटी ब्रिंजल जो है वो डेवलप किया गया किसके रेजिस्टेंस में, किसके लिए, तो वो शूट एंड फ्रूट बोरर, इस तरह से कई बार इसको लिखा होता है, फ्रूट एंड शूट बोरर, जो कि कौन सा जीन उसमें यूज किया गया था, क्राइवन एसी। तो ये क्वेश्चन बनता है, भले आपको ये ब्रीडिंग में करवाया जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप इसका दे देती हूँ कि हाँ जी ये जो इसमें जीन है वो यूज किया गया था, क्राइवन एसी। ठीक है, फोमोप्सिस ब्लाइट हम लोग एक पढ़ते हैं, जो किस कारण से होती है, क्या वो सिंगल डोमिनेंट जीन है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो फोमोप्सिस ब्लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो मल्टी जीन, कहीं तो पोलीजेनिक रिसेसिव जीन्स के कारण होती थी। ये रेजिस्टेंस जो आई है वो पोलीजेनिक रिसेसिव जीन्स के कारण आई है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन की गई थी टोमेटो की 2 सब स्पीसीज में, कौन कौन सी और किसने की थी, वो बेले ने की थी 1949 में। ठीक है, 2 पार्ट्स में की थी, क्या क्या थी, लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम एंड लाइकोपर्सिकन पिंपलीफोलियम। तो ये इसकी 2 जो है फर्दर कैटेगरी में बेले ने 1949 में डिवाइड किया था विद 5 बोटेनिकल वेराइटीज। ये आगे की बात होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 2 सब स्पीसीज में मेजरली इसको क्लासिफाई किया गया था, बेले ने किया था और 1949 में किया था। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, मिलर, और सेकंड है हमारा म्यूलर, इसीलिए पूरा नाम मैंने लिख दिया CH म्यूलर और ऊपर मिलर है। अब मिलर ने क्या किया था, लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम को नाम दिया था। तो म्यूलर कॉइन्ड द नेम ऑफ लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम टू कल्टिवेटेड टोमेटो, किसको उसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरा हमारा पॉइंट आएगा मूलर का कि इन्होंने डिवाइड किया था लाइकोपर्सिकॉन को ही 2 पार्ट्स में, सब जीनस यूलिकोपर्सिकॉन एंड इरियोपर्सिकॉन। बस हमारे लिए ये पॉइंट्स याद करने इंपॉर्टेंट है कि म्यूलर ने किसमें डिफाइन किया था, बेले ने कौन से 2 पार्ट्स दे दिए थे, सब स्पीसीज में डिफाइन कर दिया है ना, और इसमें जिसमें उन्होंने लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम और पिंपलीफोलियम में डिवाइड कर दिया बेले ने 1949 में। मिलर ने क्या दिया, इसको कॉइन किया टर्म लाइकोपर्सिकन और म्यूलर ने 1940 में लाइकोपर्सिकन को 2 जीनस में जो था वो डिवाइड किया था। तो पहला था सब जीनस यूरेकोपर्सिकन और दूसरा था इरियोपर्सिकन। ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए लास्ट पॉइंट पे आके हम लोग ये पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ टोमेटो डॉक्टर जी कालो को कहते हैं, ये मैंने तब भी आपको कवर कराया था। टोमेटो की ब्रीडिंग की बात करें तो CM रिक जो है उनको हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA वो थे। तो ये इन्होंने टोमेटो की ब्रीडिंग पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। नेक्स्ट, पोटैटो किस तरह से है, तो ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड है, 2n = 4x = 48। डायरेक्ट क्वेश्चन अगले 2 हमारे CPT और जो था TPS क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरह से कल की क्लास में पढ़ेंगे ट्यूबर क्रॉप्स में। तो CPT की बात करें, सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दी थी, और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रू पोटैटो सीड की तो वो दी थी डॉक्टर रामानुजन ने। ठीक है, डॉक्टर S रामानुजन में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारे। TPS किसने दिया था, CPT किसने दिया था, CPT में SPT में हम लोग SPT में हम लोग किसके अगेंस्ट जो है वो करते हैं ताकि एफिड्स ना आए, या फिर किससे हम लोग उसको फ्री करना चाहते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा ये बनता है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर हरभजन सिंह को हम लोग जो है ओकरा के साथ हमेशा रिलेट करता है। तो डॉक्टर हरभजन सिंह ने सिस्टेमेटिक रिसर्च जो थी वो स्टार्ट की थी किसकी इंप्रूवमेंट पे, क्वेश्चन हमारा आएगा, आंसर होगा ओकरा की। ठीक है, ओकरा की इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने डॉक्टर हरभजन सिंह ने काम किया था। कुछ ओकरा की वैरायटी जिसको हम लोग आगे उसकी रीग्रोथ जो है, मतलब कि एक बारी लगाया काटा देन उसी जो है उसी पार्ट से हम लोग उसको रीग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सी वैरायटी है, पूसा A4 एंड अर्का अभे। ये ऐसी वैरायटी थे जिनको हम लोग रिटूनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अभी जो नई रिलीज हुई है वो कौन सी है, एबेलमॉस्कस MVP रेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताइए अभी न्यूली रिलीज वैरायटी ओकरा की, भिंडी की कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कुकुरबिट टर्म थी वो किसने दी थी, तो डॉक्टर बेले ने ये टर्म दी थी, कुकुरबिट्स नाम दिया था। हमने पढ़ा था कि हारा साइंटिस्ट थे 1951 में, उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था। तो उन्होंने किया था ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीडलेस, उसमें बीज रहित कहें तो मतलब कि कम बीज होंगे उसमें। तो किहारा रिपोर्टेड प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वाटरमेलन फ्रूट्स थ्रू ट्रिप्लॉइडी। ठीक है, तो सीडलेस बने, ट्रिप्लॉइडी से बने, जो कि डिप्लॉइड इनटू टेट्राप्लॉइड का हमने क्रॉस करके बनाया था। तो रिपोर्टेड प्रोडक्टिव सीडलेस वाटरमेलन। ठीक है, ये वाटरमेलन में से क्वेश्चन। पीटरसन एंड वीगल ने 1958 में एडवोकेट किया था कि हमें गाइनोमोनेशियस जो लाइन है हाइब्रिड सीड्स कुकुम्बर में बनाने के लिए यूज करने। किसने की थी, पीटरसन एंड वीगल ने। ठीक है, उन्होंने यूज की थी। तो पीटरसन वीगल ने 1958 में आके यूज किया था कि हमें गाइनोमोनेशियस लाइंस को हाइब्रिड सीड खीरे में आके अगर हमें करना है तो वहां पे हमें कौन सी लाइंस को यूज करना है, गाइनोमोनेशियस। क्योंकि ये कुछ जो पॉइंट्स है ना ये वेजिटेबल ब्रीडिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना उसका आइसोलेशन डिस्टेंस रखना है, ये सब पॉइंट्स उसमें आते हैं। ठीक है, किंग ऑफ गॉड की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। तो हम लोग परवल को कहते हैं कि ये पॉइंटेड गॉड, परवल इज किंग ऑफ गॉड्स। तो जितनी भी गोट सब्जियां हैं उन सब का राजा कौन है, परवल, पॉइंटेड गॉड। अब कुछ रूट क्रॉप्स में, अच्छा ऊपर ही मैंने नाम टॉपिक भी लिखा हुआ था कि कुकुरबिट्स में से कौन से इंपॉर्टेंट है, ओकरा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होगा, टमाटर के बारे में, ये टमाटर और इसका मिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें रूट क्रॉप्स में, तो क्लासिफिकेशन की थी टर्निप की, टर्निप कल्टिवर्स की रूट और उसके कुछ करेक्टर्स को लेके। किसने की थी, शू मेकर ने। हमारे लिए बनता है ये इंपॉर्टेंट कि शू मेकर ने टर्निप की कुछ करेक्टर्स को लेके उसकी क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो बल्ब क्रॉप्स में, अब बल्ब में हमने क्या क्या पढ़ा था, लीक, अनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज और हरा प्याज जिसको कहें। तो ये 3 क्रॉप्स हमने पढ़ी थी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वेविलॉव के अकॉर्डिंग उन्होंने ओरिजिन कहाँ का मान लिया था कि अनियन जो है वो कहाँ का ओरिजिन है, सेंट्रल एशिया का। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान और ईरान इस साइड को ओरिजिन माना था अनियन का। प्याज का ओरिजिन कहां से हुआ, पलम पौष्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली इंडिजिनस वैरायटी है अनियन की। ठीक है, एलियम एजुरियम जो कि ब्लू अनियन जिसको कहते हैं, कार्टाविन्स, एलियम कार्टाविन्स जिसको हम लोग रोक गार्डन के लिए यूज करते हैं। डाउनी माइल्ड्यू जो है प्रॉब्लम, उससे रेजिस्टेंट जो है कौन सी स्पीसीज है, रॉयली है प्याज की। और अनियन किसमें रिच होता है, रिचेस्ट सोर्स है वेनेडियम का। डायरेक्ट क्वेश्चन, किसका बताइए, रिचेस्ट सोर्स है, वेनेडियम का रिचेस्ट सोर्स है। और इसके कितने स्टेमन्स होते हैं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पेपर डालना हो तो ये क्वेश्चन डालेंगे कि बताइए कितने उसमें स्टेमन प्रेजेंट होते हैं प्याज में। तो 6 स्टेमन उसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमने इसमें पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें नॉर्मली लॉन्ग, ये जो है अनियन नॉर्मली लॉन्ग डे प्लांट है। अब लीक के बारे अगर पढ़ लें तो अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि मेच्योरिटी इंडिसेस बताइए प्याज की क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्याज की मेच्योरिटी इंडिसेस वो होती है नेक फॉल स्टेज 25 से 50% जब हो जाते हैं। तो ये देखो ये नेक फॉल स्टेज है, इसका मतलब जब जो हमारा पत्ता है वो टॉपल डाउन इस तरह से गिर जाए और वो नीचे वाले पार्ट पे आके जो है सारा वो फॉल डाउन हो जाए। ये हमारा प्याज अब जो है रेडी हो चुके हैं। तो इससे हम लोग जो है, इससे जो प्लांट है वो क्या इंडिकेट करते हैं। देखो जब मैं एक जिसको कहते हैं ना मैं पढ़ाई से अक गई तो एक मैं अपना वो पीक लेवल होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसे दिखाऊंगी कि बस मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना। इसी तरह से जब हमें अनियन की मैच्योरिटी को जज करना हो तो ये क्या करेगा, अपने पत्तों को टोपल डाउन कर देगा, गिरा देगा अपने ही उसके ऊपर। इससे वो क्या दिखा रहे हैं कि
ये है, ये मैच्योर हो चुके हैं, इसके पत्ते अब और ग्रो नहीं करेंगे, रूट्स जो होंगी फर्दर वो और डेवलप नहीं होंगी। तो इससे ये फार्मर को इंडिकेशन देता है, अपना एक पॉइंट इसने बनाया कि भाई अब मेरे को हार्वेस्ट कर लो, अब जो मेरा टाइम था वो जितनी डेवलपमेंट मैंने कर ली थी वो हो गई है। ठीक है, तो ये होती है नेक फॉल स्टेज। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि ये एक मैच्योरिटी इंडिसेस है हमारा प्याज की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए दोबारा से पॉइंट लिखा है। लीक को हम लोग क्लोजली रिलेटेड किसके साथ रखते हैं? तो एम्फिलिस्पेरियम जो है उसके साथ हम लोग, वाइल्ड एलियम एम्फिलिस्पेरियम, तो वो इसका हम लोग क्लोजली इसके साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अक्षय पूछते हो कि सीडलेस ड्यू टू ट्रिप्लोइडी एक्सप्लेन। पहली बात, आपने आई गेस लेक्चर नहीं लगाया, क्योंकि उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया कि साइंटिस्ट ने कब जाके जो थी ये वाटरमेलन के बारे में दिया था। मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। तो डॉक्टर किहारा थे, क्योंकि जब हम लोग अपना ये तरबूज वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे निकलते हैं बीज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे हमने पहले किन्नू में पढ़ा था कि किन्नू में भी PAU किन्नू 1 ये वेराइटी आई है जिसमें, जो कि सीडलेस है। सीडलेस का मतलब ये नहीं होता कि भाई एक भी बीज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब कि अगर पहले 20-25 होते थे या कहीं तो 10-15 होते थे, तो अब वो 3-4 के जो है वो रह गए हैं। ठीक है, ये था किन्नू की एग्जाम्पल। अब मैं दूसरी आपको बता रही हूँ वाटरमेलन। तरबूज में भी ये प्रॉब्लम थी कि उसके बीज बहुत सारे थे, लोगों ने ऑफिस में आके खाना होता था। अब इतने सारे बीज प्रॉब्लम करने के कारण प्रॉब्लम आने लगी। तो डॉक्टर किहारा जी ने क्या सोचा कि हम इसमें भी कोई क्रॉस लेके आते हैं। तो इन्होंने किसका क्रॉस लिया था? डिप्लॉइड इंटू ट्रिप्लॉइड वेराइटीज का क्रॉस लिया, जिससे क्या बन गई हमारे पास, सॉरी डिप्लॉइड इंटू टेट्राप्लॉइड, सॉरी अगर मैंने पीछे भी ट्रिप्लॉइड बोल दिया, तो डिप्लॉइड इंटू टेट्राप्लॉइड वैरायटी का क्रॉस लिया, जिससे इन्होंने ट्रिप्लॉइड वैरायटी बनाई। अब ये ट्रिप्लॉइड वैरायटी किस तरह से थी? ये सीडलेस निकली, मतलब कि इसमें बहुत कम बीज जो थे उसको हमें देखने को मिला। तो अब ये जो ट्रिप्लॉइड वैरायटी आई है ये हमारे पास है सीडलेस। हम देखते हैं ना आजकल जो तरबूज आ रहे हैं उसमें बीज ही नहीं होते, ये बीज की अमाउंट बहुत ही कम हुई पड़ी है। तो वो ट्रिप्लॉइड है जो कि सीडलेस वाटरमेलन है, जिसमें बीज कम है। ठीक है, किन्होंने दिया था? अभी हमने वो पढ़ा था कि डॉक्टर किहारा ने ये टेक्निक दी थी हमें, मतलब कि उन्होंने ये डेवलप किया था। ठीक है, डिप्लॉइड इंटू टेट्राप्लॉइड का क्रॉस करके। आई होप अक्षय आपको क्लियर है ये। ठीक है, अब लास्ट पार्ट जो हमारा आज का आता है वो है टेम्परेचर रेगुलेशंस को लेके वेजिटेबल क्रॉप्स में कितनी अराउंड कितने होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट यही मत मान लेना, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपको डिफरेंट बुक्स में 1, 2, 3, 4 डिग्री का जो है फर्क वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले हम लोग हर क्रॉप का 3-4 पॉइंट्स के बारे में मैंने ट्राई किया कि जो जो उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, कौन सा स्टेज है, उसके बारे में हम लोग कवर कर सके। तो पहला आता है टमाटर का ऑप्टिमम नाइट टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री। कब वो फेल हो जाएगा कि फ्रूट सेट उसमें नहीं होगा? अगर 13 से कम टेम्परेचर चला जाए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइकोपिन फॉर्मेशन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन कि बताइए लाइकोपिन फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए? 21 से 24 डिग्री जो है 24 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। और पिगमेंट बनाने के लिए लाइकोपिन पिगमेंट ड्रॉप, अच्छा कब ड्रॉप होती है वो, मतलब कब नहीं बनेगा? अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब कि यहाँ पे कब वो रुक जाएगा पिगमेंट फॉर्मेशन, तो 27 से ज्यादा पे आके। चिली में बात करते हैं, मिर्चों में बात करें तो टेम्परेचर जब पुअर फ्रूट सेट कराएगा तो वो कितना टेम्परेचर है? अगर 40 के अराउंड हो गया टेम्परेचर। और ऑप्टिमम कल्टीवेशन के लिए कितना चाहिए? 15 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम अच्छी खासी जिसमें ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, कैबेज में बात करें और फिर हम लोग कॉलीफ्लावर में देखते हैं। तो पहले कैबेज का देखें तो कैबेज में एवरेज टेम्परेचर उसकी हेड फॉर्मेशन के लिए, जो उसकी कर्ड, हाँ इसमें हेड आएगा, तो उसके हेड के लिए 25 डिग्री चाहिए। ग्रोथ और हेडिंग के लिए ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? वही 15 से 20 के अराउंड जो है वो सही रहेगा। ठीक है, और फिर आता है कॉलीफ्लावर। बॉल्टिंग फॉर स्नोबॉल वेराइटीज है, उसको चाहिए लो टेम्परेचर ताकि बॉल्टिंग ना हो, तो -1 से -2 का। और कर्ड फॉर्मेशन के लिए 17 डिग्री सेल्सियस। और स्नोबॉल फ्लावर कम्स टू फ्लावरिंग तो वो 10 डिग्री सेल्सियस तक इसकी फ्लावरिंग जो होगी उसमें वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ ये है हमारे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। कुछ और देखते हैं इसके अलावा। यही अब हमारा कॉलीफ्लावर का चल रहा है कि बेस्ट रूट कलर, नहीं ये कैरेट का। ठीक है, तो डेवलपमेंट बेस्ट रूट कलर के लिए कितना चाहिए? 15.5 से 21 तक चाहिए। टेम्परेचर रेट सीड जर्मिनेशन के लिए, रूट जर्मिनेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? फ्लावर इनिशिएशन के लिए हमें ट्रॉपिकल रूट्स में कैरेट में कितनी चाहिए? और टेम्परेट में
कितने जो है अराउंड उसके फ्लावरिंग इनिशिएशन के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीट रूट में फ्लावर इनिशिएशन के लिए 4.5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मानते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है। नेक्स्ट रेडिश में, मूली में देखें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रूट के फ्लेवर, टेक्सचर और साइज के लिए कितना होना चाहिए, 10 से 15। और पंजेंसी जब से ज्यादा किस पे होगी, तीखापन कब आएगा, अगर टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो वो पंजेंसी कॉज करता है, तीखापन होगा। ठीक है, मैं इसलिए ज्यादा टिक नहीं करी ताकि आप लोगों को पढ़ने में इसमें आसानी रहे। नेक्स्ट देखते हैं प्याज, आलू, ओकरा के बारे में। तो पहला प्याज आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड को अगर हमने जर्मिनेट करना है तो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस। बल्ब की डेवलपमेंट के लिए 15.5 से 25 के अराउंड जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए। बल्बिंग कब होनी चाहिए, बिफोर बल्बिंग कितना चाहिए, फ्लावर इनिशिएशन पे कितना चाहिए, और स्टोरेज टाइम पे हमें बेस्ट टेम्परेचर हम लोग कौन सा मानते हैं, वो है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आलू की बात करते हैं तो ड्यू नॉट ट्यूबराइज, अगर रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अबव 27 जाता है तो वहां पे ट्यूबराइजेशन जिसमें ट्यूबर्स बनते हैं वो आलू में नहीं बनेंगे। और आइडियल टेम्परेचर कितना है, 20 से 21 कह देते हैं किसका आइडियल टेम्परेचर है। भिंडी में बात करें, ओकरा में, तो ऑप्टिमम सीड जर्मिनेशन के लिए 25 से 35। फास्टेस्ट कब होगी, अगर वहां पे 30 डिग्री जो 35 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर हो जाता है। और फेल्ड एट अगर 17 से कम हो जाए, क्योंकि देखो हर क्रॉप का एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है कि अगर इससे कम हो गया तो उसकी जर्मिनेशन का कोई भी स्टेप आगे नहीं चलेगा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी उसमें प्रॉब्लम कोज होगी। तो ये हर क्रॉप के अपने अपने कुछ टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, कुछ और मैंने प्रोवाइड किए हैं जो कि कुकुरबिट्स, मस्क मेलन, कुकुम्बर और वाटरमेलन के रिलेटेड है। तो वाटरमेलन से शुरू करते हैं। नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें होनी चाहिए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल अगर आप देखो तो वही 20 से 25 या 25 से 30 जो है सबका एवरेज टेम्परेचर वो रहता है। खीरे में बात करें तो फीमेल प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो वो किस में आके रिड्यूस होती है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है टेम्परेचर। मस्क मेलन में एक स्टेज आती है, तो टेम्परेचर जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम इसको गर्मियों में लगा रहे हैं मस्क मेलन को। कुकुरबिट्स में बात करें तो कितना डे टेम्परेचर चाहिए, 25 के अराउंड। और सॉइल टेम्परेचर अगर हमें सीड की जर्मिनेशन करनी हो तो 18.5 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुकुरबिट्स में है कि कितना ओवरऑल टेम्परेचर हमें सारे कुकुरबिट्स के लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का कंप्लीट, जिसमें हमने पेरेनियल वेजिटेबल्स पढ़ी पहले। हाँ जी, अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। पेरेनियल वेजिटेबल्स करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, कुछ ओलेरीकल्चर के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कवर कर लिए, और फिर हमने टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हमारा ओलेरीकल्चर का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है ट्यूबर क्रॉप्स का, और वो ट्यूबर क्रॉप्स हम लोग कल के सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका कंप्लीट जो पोमोलॉजी हो गया, ओलेरीकल्चर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आज आपको कंप्लीट डन है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अक्षय तुम एनएससी का, सीसीआई का सब कुछ पूछ लो। जो मैं इसका पहले पूछ रही हूँ मुझे इसका बताओ, फिर मैं उन सबके भी आंसर देती हूँ। पहले जिसका पूछ रही हूँ उसका बता दो मुझे। कोई डाउट है तो बता दो। सब, श्रद्धा भी थी क्लास में, बताइए कोई डाउट है तो। पंकज, श्रद्धा, अक्षय और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। फिर मैं आपके इनका आंसर देती हूँ। हाँ जी, क्लियर है श्रद्धा। क्वेश्चन बैंक, ओके आई विल ट्राई। मैं देखती हूँ, मुझे कहीं से बढ़िया मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बढ़िया रिवीजन हो जाएगी उससे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। ठीक है पंकज।
बिल्कुल बता रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे, मार्केट में बहुत कुछ चलता रहता है, हमें जिस पे फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये न्यूज सच में है तो अपनी मेहनत अभी से ट्रिपल कर दो, ठीक है। अगर अभी डबल भी चल रही थी बहुत बढ़िया बात है, बट अगर अभी लग रहा है कि अराउंड द कॉर्नर ये न्यूज है तो अपनी मेहनत को ट्रिपल कर दो। बाकी आई एम नॉट श्योर, और मैं इन चीजों पे ज्यादा फिर देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब तक श्योर नहीं हो रहा है ना तब तक मैं ऐसा कुछ वो क्लेम नहीं कर सकती हूँ इन चीजों का। अंकुश, नो, ओके जी, ओके। हाँ, अब कोई भी डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आईबीपीएस एएफओ से लेके सीसीआई से लेके। चलो अक्षय पूछो अलग अलग क्वेश्चन तुम। और आप लोगों के लिए कुछ मैंने नई वीडियोस बनाई है। येस्टरडे आई विजिटेड IARI, तो वहां पे मैंने बहुत सारी वीडियोस कुछ बनाई है, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी शॉर्ट्स के फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बताइए कोई और डाउट है तो। वेटिंग, ओके जी। कोई डाउट है? अब अगर नहीं बनाए तो उसको चेंज कर सकते हैं हम, अक्षय। जो हो गया एनएससी का दे आई बस, अब ठीक है, हो गया। आपने जितने अपने बढ़िया एफर्ट्स डालने थे उसमें डाल दिए हैं ऑलरेडी, एफर्ट्स अपने कर दिए है ना, दे आई एग्जाम। अब जो है, अब जिसका प्रिडिक्टेड कह रहे हैं अगस्त में है, तो उस पर मेहनत करते हैं ना कि उसको जल्दी, ताकि मेरा यही टारगेट होता है कि विदाउट अ डिले हमारी क्लास टाइम पे शुरू हो, टाइम से पहले खत्म हो, और सब कुछ बढ़िया समझ आना चाहिए। और जितना कंटेंट हम आपको दे सकते हैं मैं उतना आपको प्रोवाइड कर दूं। और जैसे मैंने बताया, मैं बहुत ज्यादा पंचुअल हूं इन चीजों को लेके, तो मुझे रहता है कि डिले नहीं होना चाहिए एक भी क्लास में। इसीलिए हमारा हमारा हाथ में क्या है कि हम अपने टारगेट को है टाइमली अचीव करें, टाइमली पूरा करें, है ना। अब एनएससी का अगर आप दे आए हो, उसमें जितने करने थे अब कर दिया आपने। बाकी डिपेंड्स कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस तरह से बाकी सब ने, क्योंकि मेरिट तो वैसे ही बनेगी ना फिर। हाँ जी, कोई और डाउट है? किसी और का भी है तो पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी डाउट। हाँ जी, बताइए। फिर सेशन एंड होते ही आप लोग अपना जो है रिवीजन फेज स्टार्ट करो, रिवीजन करना शुरू कर दो। बिल्कुल दिया गया है आपको श्रद्धा, वीकली टेस्ट डीपीपी, मैंने वीडियो सोल्यूशन भी उसका कर दिया था, तो आपको मिल गया होगा। बाकी भी प्लीज कंफर्म कर दो अगर आपको वीकली टेस्ट नहीं मिला, मैं भी पूछती हूँ फिर, क्योंकि वो कल डल गया है वैसे वीकली टेस्ट 3, मैंने भी चेक किया था, उसमें गया हुआ है, साइट पे है। बताइए। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ आज ही, अभी मैं पूछती हूँ टीम से। सीसीआई के लिए आई एम नॉट कंफर्म येट, अभी हमारी कोई ऐसी डिस्कशन हुई नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्लान होगी, सीसीआई के लिए कुछ तो आएगा। ठीक है, मैं आज बात कर लेती हूँ, आपको आज मिल जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो थर्सडे में चला गया, वेंसडे और थर्सडे में टेस्ट चला गया, और फ्राइडे सैटरडे में मैंने शूट भी कर दिया था वीडियो आगे सोल्यूशन का। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ आज। ठीक है, कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका विदाउट टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट टारगेट पे अब काम करते हैं। बता दो। ठीक है जी, ओके, चलिए फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो,
तो ठीक है, फिर ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। तब तक टेक केयर।